जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने रैंडम रिवीजन सेक्शन में फिजिक्स के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रैंडम रिवीजन सेक्शन में फिजिक्स का पार्ट 1 देखा था, जहां पे हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट वन लाइनर को। जी हाँ, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर है वो है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो आप सभी वहां पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबों को मालूम है कि एम्पियर किसका यूनिट है। आप कहते हैं गुरुजी विद्युत धारा का यूनिट है। आप सभी क्या कहते हैं विद्युत धारा के बारे में? आप सभी कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। और इसी को हम लोग एज अ लैंग्वेज क्या पढ़ते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। जब आप I इक्वल टू Q बाई टी कह सकते हो, जहां पे Q क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये आवेश है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि गुरुजी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कह सकते हैं? आवेश कह सकते हैं। और आप सबों को मालूम है कि विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो अगर आप यहाँ पे I की जगह क्या लिखें सर? एम्पियर लिखें और T की जगह क्या लिखें? सेकेंड लिखें, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका यूनिट हो जाएगा? तो आवेश का यूनिट हो जाएगा। किसका यूनिट हो जाएगा? आवेश का यूनिट हो जाएगा। तो आप सभी कहते हैं कि यहाँ पे जो सर हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? तो 1 एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि आवेश का एसआई यूनिट कूलम होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर C से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा की खोज किसने करा था, तो आप किसका नाम लेंगे? आंद्रे मेरी एम्पियर का नाम लेंगे। यानी कि जो विद्युत धारा का यूनिट है, अगर आप वो नाम याद रखेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगा कि विद्युत धारा का खोज किसने किया था। आप सीधे कहेंगे एम्पियर ने किया था। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे एम्पियर होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में ये भी रखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। यानी कि एक को हम लोग क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इस चीज के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी, तो आप सभी कहेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। या फिर आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आवेशों के प्रकार के खोजकर्ता कौन है, तो आप सभी याद रखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो सर फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, इन्होंने कब बताया था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इस बात की जानकारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1789 ईस्वी में दिया था। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि दो समान चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि अगर दो पॉजिटिव या फिर दो निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के समीप लाया जाएगा तो वो एक दूसरे से क्या होगा सर? दूर भागेगा। लेकिन जो आपका दो विपरीत चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? तो सर आकर्षित करेगा। साथ ही साथ आप सभी एक और छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कि आपका कोई चालक तार है और इससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर की सर? 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड इसके अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रति सेकंड उस चालक के अनुप्रस्थ काट से यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरेगा।
हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो उस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होगा, तो आप कहेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होगा। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके उपस्थिति के चलते होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के चलते होती है। और जितने भी आपके पास ठोस चालक हैं, सॉलिड कंडक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, उन सभी में जो इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो किसके उपस्थिति के चलते, तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के चलते, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के चलते। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस कोण सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आपके फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। जी हाँ, आप सभी ने कई बार इस चीज को याद करा होगा। जैसा कि आप सभी कहते हैं कि जो हमारा लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो गुरुजी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। और आप सभी ये भी कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ करके हमारे पास 2 संपूरक राशि भी है। कितने राशि हैं आपके पास संपूरक, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 2 संपूरक राशि हैं। ध्यान में रखना चाहिए कि संपूरक राशि को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एकरे हम लोग अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका ठोस कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, और दूसरा है आपका समतल कोण। दूसरा आपका कौन सा है, समतल कोण, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ठोस कोण होता है इसका यूनिट क्या होता है, या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि ये जो समतल कोण है इसका यूनिट क्या होता है, तो आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं गुरुजी ये याद ही नहीं रहता है। तो मेरे मित्र, आसानी से याद रख सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। ध्यान में रखिएगा कि रोड जो होता है, जो सड़क होती है, वो क्या होती है, तो सर प्लेन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोड प्लेन होता है या फिर प्लेन रोड है। क्या है सर, प्लेन रोड है। तो जब आप ये कहेंगे कि प्लेन रोड है, क्या कहेंगे, प्लेन रोड है, तो इस रोड से आपको क्या याद रखना है, रेडियन याद रखना है। क्या याद रखना है, रेडियन याद रखना है। और ये जो आपका प्लेन है ये किसके लिए हो जाएगा, तो सर समतल कोण के लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समतल कोण का यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे रेडियन होगा। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि समतल कोण का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और इसका सिंबल क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका जो सिंबल है वो होता है RAD। क्या होता है, RAD। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि प्लेन रोड होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ठोस एंगल का यूनिट हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में बहुत सारी चीजें रखी हुई रहती है, उसमें से कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो आपका ठोस अवस्था में होता है, और आपके घर में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी होता है। तो आप सभी क्या करते हैं कि कुछ ऐसी ठोस चीजें जिसको आप क्या करते हैं, घर के सीढ़ी पे रख देते हैं, और आपसे कोई पूछता है कि अरे वो कोई जो ठोस सामान था उसको तुम कहाँ पे रखा, तो आप कहते हैं हमने सॉलिड सामान को स्टेयर पे रख दिया, यानी कि सीढ़ी पे रख दिया। ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कहेंगे कि हमने सॉलिड सामान को कहाँ पे रख दिया, स्टेयर पे रख दिया, यानी कि घर के सीढ़ी पे रख दिया। तो आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं क्या, कि स्टेयर से आपको क्या याद रहेगा, तो सर स्टेयर से आपको स्टेरेडियन याद रहेगा। क्या याद रहेगा, स्टेरेडियन याद रहेगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि SR इसका सिंबल होता है। ये 2 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। फिजिक्स में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सा, तो पहला है आपका प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन कौन होता है, रोड होता है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। सॉलिड सब्सटेंसेस को आपने कहां पे रख दिया, तो सर स्टेयर पे रख दिया, यानी कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। सिंबल एक का SR और दूसरे का क्या होगा सर, RAD हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3, और कहा जा रहा है कि सूर्य में उष्मा हानि होती है। यानी कि सूर्य में अगर उष्मा हानि हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि सूर्य का जो ऊर्जा है उसका हानि हो रहा है, क्योंकि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पादित होता है वो आपका किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी उष्मा ऊर्जा के रूप में होता है।
और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि सन से जो लाइट आप सबों को मिलती है, सूर्य प्रकाश जो आप सबों को मिलती है, वो किस प्रक्रिया के थ्रू मिलती है? आप कहते हैं विकिरण प्रक्रिया के थ्रू मिलती है, यानी कि रेडिएशन प्रक्रिया के थ्रू मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य में जो उष्मा हानि होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? आप कहेंगे विकिरण प्रक्रिया के थ्रू होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अब आप सभी इसको समझ पा रहे होंगे। क्या लिखना है सर यहाँ पे? कि सूर्य में उष्मा हानि विकिरण प्रक्रिया से होती है और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा सा ये बताओ कि सूर्य में उष्मा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? अगर यहाँ पे उष्मा की हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उष्मा बन भी रहा होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य में उष्मा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, तो आप कहेंगे कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से होता है? आप सभी कहेंगे कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। अब आप में से कुछ मित्र के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूर्य के अंदर कोड में, जो सूर्य का कोड होता है, वहां पे हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ते हैं और जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग संलयन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एटम का नाभिक आपस में जुड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुट करके सूर्य के अंदर किस चीज का निर्माण कर लेते हैं? तो सर हीलियम का निर्माण कर लेते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? बहुत सारा मात्रा में एनर्जी का निष्कासन होता है जो कि आपको उष्मा ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि सूर्य से उष्मा हानि होता है किसके थ्रू? विकिरण के थ्रू, यानी कि रेडिएशन के थ्रू। और सूर्य में उष्मा का उत्पादन होता है किस प्रक्रिया के थ्रू? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के थ्रू। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। या आप सभी ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपका सोलर एनर्जी होता है, सौर ऊर्जा होता है, वो क्या कहलाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो आपका सन एनर्जी है, यानी कि सोलर एनर्जी है, उसको आप अगेन एंड अगेन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी ऊर्जा जिसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जीवन का आधार किस ऊर्जा को बोला जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि इस पृथ्वी पे, अर्थ पे जीवन का आधार सौर ऊर्जा को बोला जाता है। अब आप में से कुछ मित्र सवाल खड़ा करेंगे कि गुरुजी क्यों इसको बोला जाता है जीवन का आधार? इसीलिए कि हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड हैं? आप सभी कहते हैं प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। और प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनाता है। तो अगर सनलाइट ना मिले तो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। और जब प्लांट ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आप कहां से खाक सर्वाइव कर पाओगे? बस इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पे जो जीवन का आधार है वो कौन सा ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा है। और आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का आधार वाली ऊर्जा बोला जाता है? आप कहेंगे सौर ऊर्जा को या फिर सूर्य प्रकाश को। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि आश्रित जल विद्युत का क्या होता है। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये चीज हम कैसे समझेंगे कि कौन सा जल इलेक्ट्रिसिटी का अपने में से प्रवाह करेगा और कौन सा नहीं करेगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक अहम सा चीज ध्यान में रखना होगा कि जो भी पदार्थ विद्युत का प्रवाह करता है अपने में से उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गुरुजी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और जो पदार्थ अपने में से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि आपका जो चालक पदार्थ होता है इसकी दो अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? दो अवस्था होती है। पहला होता है आपका ठोस अवस्था वाला और दूसरा होता है आपका द्रव अवस्था वाला। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे पास जो चालक होगा, हमारे पास जो चालक पदार्थ होंगे, कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होगा, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सॉलिड स्टेट वाला और एक हमारा लिक्विड स्टेट वाला। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपके पास जितने भी मेटालिक कंडक्टर हैं, जितने भी धातु के चालक पदार्थ हैं, वे सभी के सभी किस रूप में है सर? तो ठोस रूप में है। और आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जितने भी ठोस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके चलते? तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते। किसके चलते प्रवाहित होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते।
अब आप कहेंगे कि ये बताओ कि क्या द्रव से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है? बिल्कुल सर, और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी लिक्विड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वो किसके चलते? तो सर लिक्विड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वो आयन के चलते। किसके चलते? आयन के चलते। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी लिक्विड से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या उपस्थित है? आप कहेंगे आयन उपस्थित है। अब सवाल ये है कि ये आयन आएगा कहां से? जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपके केमिस्ट्री में जितने भी सब्सटेंसेज हैं उन सभी को 3 ग्रुप में रखा गया है। पहला आपका एसिड, दूसरा आपका बेस और तीसरा आपका सॉल्ट। यानी कि एसिड वो होता है जिसमें H+ आयन हो, बेस आपका वो होता है जिसमें OH- आयन हो, और सॉल्ट वो होता है जिसमें आपका क्या हो सर? न्यूट्रल आयन हो। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिस किसी भी लिक्विड का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर सॉल्टी होगा, जिस किसी भी लिक्विड का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर सॉल्टी होगा, वो क्या करेगा? अपने में से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो जो हम लोग जल अपने चापाकल से निकालते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह इसीलिए करता है क्योंकि इंप्योरिटीज के रूप में उसके पास क्या रहते हैं? आयनिक मटेरियल रहते हैं, और उसका नेचर कैसा होता है? या तो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है या फिर सॉल्टी होता है। लेकिन जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं वाटर को प्यूरिफाई करने का, जिसमें से एक तरीका आपका डिस्टिलेशन प्रक्रिया भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। और आसवन विधि से जो प्यूरिफाइड जल हम लोग को मिलता है उसको क्या कहते हैं? आसूत जल कहते हैं। मेरे मित्र जब आप इम्प्योर वाटर को, अशुद्ध पानी को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पूरे तरह प्योर कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जितना भी इम्प्योरिटीज होगा, यानी कि जितना भी अशुद्धि होगा एसिड, बेस या सॉल्ट के रूप में, उसको आप बाहर निकाल दोगे। यानी कि आपका जो डिस्टिल वाटर होगा उसमें कोई आयन नहीं बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप अशुद्ध जल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करना शुरू करोगे इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आसूत जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ये क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आश्रित जल विद्युत का क्या होता है, आप सीधे कहेंगे कि आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित क्यों होती है, तो आप क्या कहेंगे कि उस लिक्विड के अंदर आयन की उपस्थिति के चलते उसके द्वारा विद्युत का क्या होता है? प्रवाह होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उम्मीद करते हैं आप इस चारों ही पॉइंट को समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इस तरह के पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट वन लाइनर है वो है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम वर्णपट में सबसे ऊपर होता है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। अब आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये वर्णपट क्या है। तो मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है और आज भी सुन लीजिए। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंग में टूट जाता है, और ये जो 7 रंग आपको जिस पट्टी पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से आप क्या कर रहे हो? श्वेत लाइट को यानी कि व्हाइट लाइट को पास करवा रहे हो। तो जैसे ही आप इस व्हाइट लाइट को यहां से पास करवाते हो, ये व्हाइट लाइट आपका क्या होता है? तो गुरुजी ये 7 रंग में टूट जाता है, और ये जो 7 रंग आपका एक पट्टी के रूप में अब्जॉर्ब होता है, उसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को वर्णपट बोला जाता है, यानी कि स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है, टूटता है, उसमें आपका कौन कौन सा कलर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है बस एक लाइन, और वो लाइन क्या है? तो वो लाइन है गुरुजी विवग्योर। क्या है? विवग्योर। यही आपका क्या है? 7 रंग है, जहां पे V4 क्या होता है? वायलेट होता है, I4 क्या होता है? इंडिगो होता है, B4 क्या होता है? ब्लू होता है, G4 क्या होता है? ग्रीन होता है, Y4 क्या होता है? येलो होता है, O4 क्या होता है? ऑरेंज होता है, R4 क्या होता है? रेड होता है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका विवग्योर शब्द लिखा हुआ है ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये आपका स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह से होगा, VIBGYOR, यानी कि जो आपका 7 रंग है उसका क्रम आपका कुछ इस तरह से रहता है। जो आपको सबसे कम झुकने वाला रंग मिलता है वो कौन सा होता है? तो सर रेड होता है। आपका O4 क्या होता है? तो गुरुजी ऑरेंज होता है। Y4 क्या होता है? येलो होता है। और G4 क्या होता है? तो गुरुजी ग्रीन होता है। और B4 क्या होता है? ब्लू होता है। I4 क्या होता है? इंडिगो होता है।
और V4 क्या होता है आपका, वायलेट होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, वायलेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं, और रेड का मतलब तो लाल होता है, आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब बैगनी रंग नीचे होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है, ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप घटना यहाँ पे देख रहे हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि बैगनी रंग आपका सबसे नीचे होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी रंग जिसका तरंगदैर्घ्य क्या हो सर, सबसे कम होगा, उसका विक्षेपण ज्यादा होगा, यानी कि वो प्रिज्म के आधार की ओर क्या होगा, ज्यादा मुड़ेगा। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो सभी कलर से क्या होता है सर, बहुत ही कम होता है, और इसीलिए इसका प्रिज्म के आधार की ओर झुकाव यानी कि इसका विक्षेपण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका वर्णपट है उसमें सबसे नीचे आपका कौन सा रंग होगा, आप कहेंगे बैगनी रंग होगा। और अगर ये पूछ दिया जाए कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा 3969 एंगस्ट्रम। ध्यान में रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर हमारा कौन सा रंग है, तो सर रेड है, यानी कि लाल रंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विक्षेपण क्या होगा, कम होगा, यानी कि वो प्रिज्म के आधार की ओर कम झुकेगा। और जो आपका लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ज्यादा होता है, और इसीलिए इसका विक्षेपण भी क्या होता है, कम होता है। और आपको वर्णपट में सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिखता है, तो अब आप कहेंगे कि गुरुजी वर्णपट में हमको सबसे ऊपर में लाल रंग दिखता है। कौन सा रंग दिखता है, लाल रंग दिखता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 6563 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 6563 एंगस्ट्रम होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी विद्युत माप यंत्र कौन कौन से हैं, तो मेरे मित्र वैसे सारे डिवाइसेस जिसका उपयोग विद्युतीय राशि को मापने के लिए किया जाता है। अब विद्युत में भी अलग अलग तरह के राशि हैं, जैसे कि आपका आवेश है, या फिर आपका विभव है, विद्युत धारा है, या फिर विद्युत धारा की पहचान करना है। तो इन सभी के लिए जो आपके पास डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय माप यंत्र कहते हैं। और आप कह सकते हैं बड़ा ही सरल शब्दों में कि गुरुजी हमारे पास जो आमीटर है, साथ ही साथ हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, और साथ ही साथ हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, जो हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, दैट्स ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस। ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं, तो विद्युत माप यंत्रों के एग्जांपल हैं। आप सभी क्या देखते हैं कि गुरुजी जब इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इसमें क्या होता है, तो सर इसके सुई में डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इसके सुई में क्या होता है, विचलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीटर हो या फिर वोल्ट मीटर हो या फिर गैल्वेनोमीटर हो, जब इन सभी को परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसका मीटर कांटा के थ्रू हम लोगों को बताते रहता है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितना वोल्ट मीटर है, या फिर कितना वोल्टेज है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। कोई भी विद्युत माप यंत्र है तो जाहिर सी बात है कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, और जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तब वो हमको क्या बताएगा, मेजर बताएगा, माप बताएगा। कैसे बताएगा, तो सर वो अपने कांटा के डिफ्लेक्शन से बताएगा। यहाँ पे कांटा के डिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, तो सर कांटा का स्थिति बदल रहा है, और आप सभी को मालूम है कि अगर किसी भी चीज की स्थिति बदलती है तब उसके द्वारा कौन सा ऊर्जा ग्रहण किया हुआ रहता है, आप कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा ग्रहण किया हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि अगर वो मोशन में होगा तो गतिज ऊर्जा होगा, और अगर रुका हुआ होगा तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। मतलब सीधा सा है कि कोई भी विद्युत माप यंत्र होगा, अगर उससे विद्युत ऊर्जा क्या हो रही होगी, प्रवाहित हो रही होगी, तो वो अपने मापन को दिखाने के लिए क्या करेगा, उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। चला अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि अमीटर के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज को मापा जाता है, आप कहेंगे विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा किस चीज को मापा जाता है, आप कहेंगे विद्युत विभव को मापा जाता है। और अगर पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज की जांच के लिए। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7 कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग कैसा होता है। बताइए कैसा होगा।
आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ही सरल है, अगर हम किसी ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पे कोई भी कलर मारते हैं तो वो हमको कैसा दिखता है? तो सर हमेशा वो काला ही दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी काले कलर की ऑब्जेक्ट आपके आसपास में है उन सभी पे आप कोई सा भी रंग डालेंगे तो वो सारे रंग को या सारे प्रकाश को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग कैसा होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी काला होता है, यानी कि ब्लैक होता है। कैसा होता है? काला होता है, यानी कि ब्लैक होता है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर ये बताओ कि हमारे पास जो प्राथमिक रंग हैं और जो द्वितीयक रंग है वो कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो प्राइमरी कलर है यानी कि प्राथमिक रंग है, क्योंकि आप सभी ने याद करा होगा कि रंग 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक रंग, दूसरा होता है द्वितीयक रंग और तीसरा होता है आपका पूरक रंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक रंग आपका कौन कौन सा है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। वो क्या है? तो वो है सर RGB। क्या है सर? RGB। R फॉर रेड यानी कि लाल, G फॉर ग्रीन यानी कि हरा और B फॉर ब्लू यानी कि नीला। यानी कि आपका जो लाल रंग है, साथ ही साथ जो हरा रंग है और फिर जो आपका नीला रंग है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और चला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीविजन में निम्नलिखित में से कौन से रंग का यूज किया जाता है? आप कहेंगे प्राथमिक रंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल करके टीवी लिख दे रहा हूं ताकि आप सभी याद रखें कि टीवी में कौन सा रंग यूज किया जाता है? तो प्राथमिक रंग यूज किया जाता है। टीवी का खोज किसने करा? तो आप क्या कहेंगे? JL बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने करा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका द्वितीयक रंग है जिसको आप सेकेंडरी कलर कहते हैं वो आपका कौन सा है? तो सर सेकेंडरी कलर है YMC। सेकेंडरी कलर कौन सा है आपका? YMC। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि Y4 क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। Y4 क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। M4 क्या हो जाता है? तो सर जी M4 मैजेंटा हो जाता है। M4 क्या हो जाता है? मैजेंटा हो जाता है। और C4 यहाँ पे क्या हो जाता है? तो गुरुजी यहाँ पे C4 सियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियान, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पीकॉक नीला कहते हैं। यानी कि मोर जैसा नीला कलर जिस रंग का होता है उसी को क्या बोला जाता है? सियान बोला जाता है। बाकी आपका मैजेंडा का मैजेंडा ही होता है। और येलो का क्या होता है सर हिंदी? तो आप कहेंगे सर पीला होता है। तो आपके पास कितने प्रकार के रंग हैं? आप कहेंगे सर 3 प्रकार के, जिसमें आपका पहला प्राथमिक रंग RGB और दूसरा आपका सेकेंडरी कलर जिसको हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। और उसका याद करने का ट्रिक क्या है? YMC, येलो, मैजेंटा और सियान। आप कहेंगे गुरुजी ये पूरक रंग क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर 2 रंग आपस में मिल करके क्या कर लेते हैं कि सफेद रंग का निर्माण कर लेता है, अगर 2 रंग आपस में मिल करके सफेद रंग बना लेता है तब हम लोग उस दोनों रंग को क्या कहते हैं? एक दूसरे का पूरक कहते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब 2 रंगों के जुड़ने से सफेद रंग प्राप्त होता है तब उस दोनों रंग को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है, यानी कि पूरक रंग कहा जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारा अगला पॉइंट है कि जल का भाप में रूपांतरण होना डैश परिवर्तन है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन बड़ा ही सरल पूछा जा रहा है कि वाटर जो है आपका वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। तो ये आपका प्रक्रिया कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? आप सभी कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? अगर हमारा जल भाप बन जाएगा तो यहाँ पे जल जो है वो उष्मा प्राप्त करके वेपोराइज हो जाएगा या फिर इवोपरेट हो जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और अगर हम उसी गैस को क्या करेंगे? फिर से ठंडा कर लेंगे तो जो हमारा जल भाप में बदला है हमको फिर से क्या हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे आपका जल भाप बन रहा है और कह रहे हैं कि भाप को जब ठंडा करेंगे तो फिर हमको जल बन जाएगा। तो क्या जल के मौलिक गुण में कोई परिवर्तन हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जल का भाप में परिवर्तित हो जाना क्या है आपका? तो सर भौतिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ पे खाली जगह में क्या लिख सकते हैं कि गुरुजी ये फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों के मूल गुण में क्या होता है सर? परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपका लोहा में जंग लगना, ये क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, आपके शरीर में भोजन का पचना, ये सभी के सभी क्या है सर? रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंजेस हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इस तरह के पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट 1 लाइनर है वो है पॉइंट नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षार चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है?
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, सिर्फ क्षार चुंबक ही नहीं, कोई भी चुंबक हो उसका अधिकतम चुंबकत्व कहाँ पे दिखेगा, तो गुरुजी चुंबक के ध्रुव पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? चुंबक के ध्रुव पे दिखेगा, यानी कि पोल पे दिखेगा। ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी चुंबक की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ने वाली रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। साथ ही आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी चुंबकीय ध्रुव से क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। क्या निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। और ये जो है वो आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पे जाके क्या हो जा रही है सर, खत्म हो जा रही है। कुछ इसी तरह का कंडीशन आपको नीचे से भी देखने को मिलता है। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे होंगे कि जो चुंबक का ध्रुव है वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो क्या है सर, घना है, जो क्या बताता है कि यहाँ पे चुंबकीय बल क्या है सर, ज्यादा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चुंबक के ध्रुव पे चुंबकीय बल अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चुंबकत्व गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि क्षार चुंबक हो या फिर कोई और चुंबक हो, अधिकतम चुंबकत्व हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो गुरुजी ध्रुव पे देखने को मिलता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने करा था, तो आप सभी क्या कहेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था सर? तो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। क्या सर? कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड ने करा था। और अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का खोज किसने करा, आप कहेंगे जूल ने करा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज किसने करा, तो आप कहेंगे विलियम निकोल्सन नामक वैज्ञानिक ने करा। ये तीनों ही चीज आप ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का खोज जूल ने करा, चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड ने करा, और रासायनिक प्रभाव का खोज यानी कि केमिकल इफेक्ट का खोज विलियम निकोल्सन ने करा। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है कि वाष्प दाब को मापने हेतु उपयोग में लाने वाला यंत्र कौन सा है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब बोले तो जो आपका भाप बन जाता है और उस फिर भाप का जो दाब होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी मैनोमीटर का उपयोग तो गैस के दाब को मापने के लिए किया जाता है। चला ये बताओ कि यहाँ पे जो ये पानी भाप बन गया, तब भापे को ना हम लोग गैस कहते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि गैस को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वाष्प दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा मैनोमीटर। क्या हो जाएगा? मैनोमीटर। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे गुरुजी बैरोमीटर। क्या कहेंगे? बैरोमीटर। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि 1 ATM यानी कि जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम लोग ATM से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 ATM में कितना पास्कल होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि यहाँ तक के जो भी पॉइंट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस पॉइंट के इर्द गिर्द से भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।